तो टेंजिबल एसेट्स के अंदर हमारे पास वो सारे आइटम्स आ जाते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, लाइक योर लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट। अगर इसकी सब कैटेगरी या सब डिवीजन की हम बात करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास दो सब कैटेगरीज हैं। एक है प्लांट प्रॉपर्टी दैट इज सब्जेक्ट टू द डिप्रिसिएशन, वन इज लैंड। लेकिन ये जहन में रखना है कि लैंड कभी भी डिप्रिशिएट नहीं होता। द ओनली प्लांट एसेट नॉट सब्जेक्ट टू डिप्रिसिएशन इज लैंड। बाकी जितने भी आपके फिजिकल एग्जिस्टेंस एसिड्स हैं उनको आप डिप्रिशिएट करते हो। लैंड की वैल्यू तो एप्रिशिएट होती है, ऐसा ही है ना? तो लैंड की वैल्यू को डिप्रिशिएट कैसे करोगे? तो अगर आपसे कभी सवाल ये पूछा जाए कि लैंड डेप्रिशिएट होता है नहीं होता है, तो आप ये लिखेंगे दिस इज द ओनली प्लांट एसिड दैट नॉट सब्जेक्ट टू डिप्रिसिएशन। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड कैटेगरी हमारे पास मौजूद है, दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल एसिड्स। इंटेंजिबल एसिड्स जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस मौजूद नहीं होता, दैट आर नॉन करंट्स। लाइक एग्जांपल्स, आपके पास पेटेंट्स मौजूद हैं, आपके पास कॉपीराइट्स मौजूद हैं, आपके पास ट्रेडमार्क मौजूद है, फ्रेंचाइज है, गुडविल है, दैट ऑल आर इंटेंजिबल एसेट्स। बाजाहिर इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये एक हद तक वैल्यू रखते हैं। मार्केट में मेरी एक अच्छी गुडविल बनी हुई है जिसकी बेसिस पे मेरे पास एडमिशंस आ रही हैं, दैट इज माई एसेट। ठीक है, मैंने अगर कोई नई चीज प्रोड्यूस करने के लिए जा रहा हूं मार्केट में, दैट इज माय इन्वेंशन, तो उसके पेटेंट्स मैंने परचेस किए हैं, दैट इज माय पेटेंट, एंड पेटेंट इज टू बी ट्रीटेड एज एन एसेट इन माय बैलेंस शीट। इसी तरह से कॉपीराइट है। अगर मैं कोई चीज इन्वेंट कर रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि इसको कोई ओमिट ना करे, इसको कोई कॉपी ना करे, तो मैं उसके कॉपीराइट्स परचेस कर लूंगा, दैट कॉपीराइट इट्स माय एसेट। इसी तरह से ट्रेडमार्क है, कोई सिंबल है मेरा, वो मेरा सिंबल है, उसके लिए मैंने ट्रेड लाइसेंस ले लिया, दैट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। तो ये वो सारे एसिड्स हैं जो कि इनटेंजिबल एसिड्स की कैटेगरी में आपके पास बैलेंस शीट के अंदर शो हो रहे होते हैं। द लास्ट एसिड इज नेचुरल रिसोर्सेस। Natural resources is basically, you know, that is extracting from the earth, that's extracting under the ground, under the sea, that is oil, minerals and timbers. ठीक है, इनकी जब आप डिप्रिसिएशन या इनकी कॉस्ट को जब ट्रांसफर की बात करते हैं कि इनकी कॉस्ट किस तरह से ट्रांसफर होती है एक्सपेंस के अंदर, तो उसके लिए डिप्रिसिएशन का वर्ड यूज नहीं होता। उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो यूज होता है डिप्लीशन। ठीक है, उस वर्ड को कहते हैं डिप्लीशन। और अगर मैं टेंजिबल एसेट्स की बात करूं तो उसके लिए यूज होता है डिप्रिसिएशन, और जब मैं इंटेंजिबल एसेट्स की बात करूं तो उसके लिए वर्ड यूज होता है अमार्टाइजेशन। ठीक है, क्लियर है यहां तक? जी, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए डिप्लीशन। डिप्लीशन। इंटेंजिबल एसेट्स के लिए आपके पास अमार्टाइजेशन, टेंजिबल एसेट्स के लिए डिप्रिसिएशन। ठीक है, ओके सर। अब बात कर लेते हैं अकाउंटेबल इवेंट्स इन द लाइव्स ऑफ प्लांट एसेट। कोई भी प्लांट एसेट आपके बिजनेस का पार्ट बनेगा तो उससे रिलेटेड किस किस तरह के इवेंट्स आप देखोगे, उस इवेंट्स को वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले प्लांट एसेट को खरीदा जाएगा, एक्वायर किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एक्वायर किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब इसको एक्वायर करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है, उसकी कॉस्टिंग किस तरह से की जाती है, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो द कॉस्ट ऑफ प्लांट एसेट इंक्लूड ऑल एक्सपेंडिचर्स दैट आर रीजनेबल एंड नेसेसरी फॉर गेटिंग द एसेट टू बी डिजायर्ड लोकेशन एंड रेडी फॉर यूज। यानी किसी भी एसेट को अगर परचेज करोगे, उसको उस लोकेशन तक पहुंचाने से लेकर उसके यूज में, उसको रेडी करने, उसको इंस्टॉल करने के बाद जब वो इस कंडीशन में आ जाए कि वो आपको अपने बेनिफिट प्रोवाइड करना शुरू कर दे, उस वक्त तक की जो कॉस्ट उसके साथ एसोसिएट होगी वो उस एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी। जैसे इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, दैट इज द पार्ट ऑफ एसेट।
सेल टैक्स दैट इज अ पार्ट ऑफ एसेट, ट्रांसपोर्टेशन दैट इज अ पार्ट ऑफ एसेट। तो जब भी आप इस एसेट की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो इस कॉस्ट के अंदर ये सारी चीजें आपको शामिल करनी पड़ेंगी। अब वो कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी वो भी वन बाय वन देख लेते हैं। Thus, many incidental costs may be included in the cost assigned to plant asset. This includes sales tax on the purchase price, delivery cost, installation cost, but only reasonable and necessary cost should be included. Reasonable and necessary. For example, that is, a machine is dropped and damaged while it has been unloaded. The cost of repair this damage should be recognized as expense of the current period. अगर उसके ऊपर कोई रिपेयरिंग कॉस्ट आई है, अगर उसके ऊपर कोई डैमेज आया है और कंपनी ने उसको एसोसिएट किया है, तो दैट इज नॉट बी अ पार्ट ऑफ दैट कॉस्ट ऑफ द एसेट, इट इज बेसिकली ट्रीटेड एज द एक्सपेंस ऑफ करंट पीरियड। तो ऐसी कॉस्ट को आप मशीन की कॉस्ट का या इक्विपमेंट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। Although it is necessary to repair the machine, it was necessary to drop it, and that's what brought about the needs for the repair. Companies often purchase plant asset on an installment plan or by issuing a note payable. Interest charging after the asset is ready for use recorded at interest expense. जब इंटरेस्ट आपका जब एसिड यूज स्टार्ट हो जाएगा तो जो भी आप उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे बेसिकली वो इंटरेस्ट एक्सपेंस कहलाएगा। ऐसा ना हो कि आप उसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना दें। बट इफ अ कंपनी कंस्ट्रक्ट अ प्लांट एसेट फॉर इट्स ओन यूज, द इंटरेस्ट चार्जेड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड आर व्यूड एज द एसेट कॉस्ट। ठीक है, लेकिन अगर कंपनी अपना ही प्लांट एसेट कंस्ट्रक्ट कर रही है तो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो कहलाया जाएगा इंटरेस्ट एसेट का पार्ट बनेगा। ठीक है, तो जब एक चीज यूजेबल कंडीशन में आ जाती है उस वक्त तक उस पे जो को भी कॉस्ट लगती हैं वो उसकी कॉस्ट का पार्ट बनती हैं। ठीक है, जो भी एक्सपेंस होता है, लेकिन यूज होने के बाद या यूजेबल कंडीशन होने के बाद जो भी चीज आप उसके ऊपर करोगे वो एज एन एक्सपेंस ट्रीट होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? किसी को अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो वो मुझसे पूछ सकता है। सर ये लास्ट वाला पॉइंट, द इंटरेस्ट चार्जेस ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड आर व्यूड एज देखो पार्ट ऑफ द। एक चीज मैंने परचेज करी है समीर इंस्टॉलमेंट पर। ठीक है, अब जब जी मैंने सर। उसको परचेज कर लिया है तो उसकी एक कॉस्ट होगी। जिसने मुझे इंस्टॉलमेंट प्लान दिया है उसने मुझे बोला है कि आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। अब वो चीज मेरे पोजीशन में आ गई है और मैंने उसको यूजेबल कंडीशन में लेकर आ गया हूं। अब उसके बाद जो उसके जब मैं इंस्टॉलमेंट पे करूंगा तो उसके साथ जाहिर सी बात है मुझे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो वो जो इंटरेस्ट होगा ना बेसिकली वो इंटरेस्ट एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं कोई प्लांट खुद बना रहा हूं, कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, यानी उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, अभी तक वो यूजेबल कंडीशन में नहीं आया है, उस दौरान जो मैं इंटरेस्ट पे करूंगा वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा। अच्छा, क्लियर वो है यहां एसेट तक? होगा। बिल्कुल। ओके सर। सर अगर हम उसकी अच्छा, इंश्योरेंस करवाते हैं प्लांट की या फिर हमारे एसेट की तो वो कॉस्ट आएगी इसमें, फिर वो इंश्योरेंस कॉस्ट में जाएगी? नहीं इंश्योरेंस कॉस्ट आएगी, क्यों नहीं आएगी भाई? सर वो मतलब कि प्लांट की वो कॉस्टिंग में आ जाएगी, फिर उसको हम अलग से ट्रीट करेंगे? नहीं, प्लांट की कॉस्टिंग में जाएगी। ठीक है, जी सर। अच्छा जी। अब अगर हम बात करते हैं डिप्रिसिएशन, किसी भी फिक्स एसेट की कॉस्ट निकालने की, तो मैंने एक डिप्रिसिएशन एक्सपेंस का आपको डॉक्यूमेंट शेयर किया था ग्रुप के अंदर, काइंडली वो ओपन कर सकते हैं आप लोग? जी सर। एक पीडीएफ मैंने शेयर किया था ग्रुप के अंदर प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के डिप्रिसिएशन का, कि किसी भी एसेट की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाँ जी, क्या हो गया, कहां चले गए? जी सर खोल ली। ये पिक्चर आई हुई है ना सर? अरे मेरी जान, पीडीएफ है, चलो मैं सेंड कर देता हूं दोबारा। कैन स्कैनर 15 पेजेस। ये जो पिक्चर मैंने सेंड किया है ना इसको देखिएगा जरा। सबसे पहले
जो कॉस्टिंग जब हम करते हैं किसी भी फिक्स एसेट की, क्योंकि देखो एक्वायर करना सबसे पहला स्टेप है। किसी भी प्लांट एसेट की लाइफ जब स्टार्ट होती है तो सबसे पहले उसकी परचेजिंग होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसकी होगी लिस्ट प्राइस ऑफ फिक्स एसेट, यानी 50,000 रुपए का वो उसकी प्राइस है जो कि मेंशन है इनवाइस के ऊपर कि ये इतने का एसेट है, ठीक है। लेकिन आपके साथ अगर बिजनेस के उस बंदे से अच्छे ताल्लुकात हैं जिससे आप परचेज कर रहे हो, तो हो सकता है कि वो आपको डिस्काउंट भी दे, वो आपको डिस्काउंट भी दे, जैसे सेल्स डिस्काउंट होता है या परचेज डिस्काउंट होता है। लेकिन जब किसी भी फिक्स एसेट की परचेजिंग करने के लिए जाते हो ना, और वहां पर जो आपको डिस्काउंट मिलता है, यानी आपके रिलेशनशिप के बिल्ड ऑन की बेसिस पर, उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो सबसे पहले जो पहली चीज आती है वो आता है लिस्ट प्राइस ऑफ फिक्स एसेट, यानी 50,000 का वो था। अगर उसमें से कोई ट्रेड डिस्काउंट हमें मिला है तो वो उसकी प्राइस में से लेस हो जाता है। जब वो इसकी प्राइस में से लेस हो जाता है तो जो चीज हमारे सामने आती है वो कहलाती है इनवाइस प्राइस। वो कहलाती है इनवाइस प्राइस, जो उसको हमसे रिक्वायर्ड है। अगर मैं उस एसेट की कैश पेमेंट कर रहा हूं, यानी मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं उस एसेट की 100% पेमेंट कैश में कर रहा हूं, तो हो सकता है कि उस कैश पेमेंट का भी मुझे कोई बेनिफिट मिले। जैसे हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी मनी एंड बैंकिंग में भी, आईटीबी में भी, 2/10 N/30, यानी अगर 10 दिन में पेमेंट कर दोगे तो 2% डिस्काउंट मिलेगा, टाइम और पीरियड अगर के अभी, हिसाब से। हाँ, अभी पेमेंट कर दोगे तो 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो हो सकता है कि आपको कैश डिस्काउंट भी मिले, तो ट्रेड डिस्काउंट भी लेस हो जाएगा लिस्ट प्राइस ऑफ फिक्स एसेट में से, और कैश डिस्काउंट भी, ठीक है। तो जो चीज आपके सामने आ जाएगी वो आ जाएगी नेट कैश प्राइस। स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहे हैं हम कॉस्टिंग को, ठीक है। पहले आया लिस्ट प्राइस ऑफ फिक्स एसेट, उसमें से लेस किया है हमने ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद हमारे पास चीज आई है इनवाइस प्राइस। फिर इनवाइस प्राइस में से हमने लेस किया है कैश डिस्काउंट। यानी एक चीज ध्यान में रख लो, जितने भी डिस्काउंट होंगे ना वो लिस्ट प्राइस में से लेस हो जाएंगे, और उसके बाद आपके पास एक नेट कैश प्राइस आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है यहां तक? जब आपके पास नेट कैश प्राइस आ जाएगी ना, तो उस नेट कैश प्राइस पे आप सेल टैक्स लगाओगे। बच्चे जब कॉस्टिंग करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि लिस्ट प्राइस और फिक्स एसेट पे सेल टैक्स लगा देते हैं। नहीं, जो कैश पेमेंट होती है ना, जो नेट कैश प्राइस होती है, उस पे सेल टैक्स लगता है, ठीक है। तो जो भी सेल टैक्स लगेगा उस पे वो ऐड हो जाएगा इस कॉस्ट के अंदर, क्योंकि वो आपको पे करना होगा, वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो जब आप सेल टैक्स ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगी कैश प्राइस पेड, यानी ये पेमेंट आप अपने वेंडर को या सप्लायर को कर दोगे, ठीक है। क्लियर है यहां तक? सर नेट कैश प्राइस से तो सर इनवाइस प्राइस इसको कहते हैं? इनवाइस प्राइस उसको कहते हैं जो आपके सप्लायर ने, आपके वेंडर ने आपको कोट करी है आफ्टर गिविंग देम डिस्काउंट ऑफ फ्रेट, ठीक है। जो मेंशन होगी ठीक है। आपकी इनवाइस के अंदर, जो कोटेशन आपको दी जाएगी, जो आपको कहा जाएगा कि इतनी आपको पेमेंट करनी है, लेकिन उस पे नीचे वो ये मेंशन कर देंगे कि अगर आप कैश पेमेंट करोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर कैश पेमेंट का डिस्काउंट मिलेगा तो वो इनवाइस प्राइस में से लेस हो जाता है, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा जी, तो यहां तक तो हम पहुंच गए, हमने वेंडर को पेमेंट कर दी, सप्लायर को पेमेंट कर दी, हमारे पास वो एसिड आ गया। लेकिन सिर्फ यहां तो प्रोसेस नहीं रुक गया ना कॉस्टिंग का, हमने तो पीछे डेफिनेशन पढ़ी है कि एसिड जब तक यूजेबल कंडीशन में ना आ जाए, हम उसके बेनिफिट अवेल करना शुरू ना कर दें, उस वक्त तक तो जितनी कॉस्ट होंगी वो सब एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनेंगी। तो यहां पर कहानी खत्म नहीं हुई है। यहां पर हमें यह भी देखना है कि हमने इसके अंदर एडिशनल कॉस्ट भी जो इनकर्ड करी है उस एसिड से रिलेटेड, उसको भी उसकी कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली कॉस्ट होती है वो कहलाता है फ्रेट चार्जेस। क्या कहलाता है? फ्रेट चार्जेस। फ्रेट चार्जेस होते हैं इज बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। क्या होते हैं? ट्रांसपोर्टेशन, यानी जो उस चीज को मंगवाने के लिए हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी है, उसको भी उसकी एसेट की कॉस्ट का पार्ट हम बनाते हैं। अब जैसे अकरम ने बात करी इंश्योरेंस की, अकरम तुम यहां देख सकते हो कि इंश्योरेंस एंड ट्रांजेक्ट की इन्होंने एसेट की कॉस्ट में उसको शामिल किया है। हाँ भाई जी सर। अकरम, नजर आ रहा है? जी सर, नजर आ रहा है। ठीक है।
उसके बाद जब वो चीज आ जाती है तो हो सकता है कि उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी भी लगे। हो सकता है कि किसी दूसरे मुल्क से मंगवा रहे हो तुम वो चीज, अगर उसमें इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी लगेगी तो वो भी कॉस्ट का पार्ट बनेगी, यानी उसको भी आप ऐड करोगे। ठीक है। फाउंडेशन चार्जेस, उसकी फाउंडेशन बिल्ड, उसके आने से पहले जिस जगह पे उसको रखना है, जिस जगह पे वो फिक्स होगी, उसकी फाउंडेशन बनाने की भी जो कॉस्ट है वो भी उसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगी। ठीक है। फिर जब वो आ गई तुम्हारे पास, तुमने उस फाउंडेशन पोजीशन पे उसको रख दिया, अब तुम करोगे उसकी इंस्टॉलेशन। उसकी इंस्टॉलेशन के लिए तुम्हें किसी इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी, किसी एक्सपर्ट टेक्नीशियन की जरूरत पड़ेगी। वो आएगा, वो तुमसे एक सर्टेन कॉस्ट चार्ज करेगा, उसकी जो इंस्टॉलेशन चार्जेस होगी वो भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी। ठीक है। देन फिर उसकी टेस्टिंग होगी। जरूरी नहीं है कि फौरन जो है वो उसको इन यूज में लेकर आ जाए, उसकी टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग करने के लिए तुम्हें एक स्पेशल टीम की रिक्वायरमेंट हो सकती है, या तुम्हारा स्टाफ उसकी टेस्टिंग करे। उसमें जो चार्जेस लगेंगे वो भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी। ठीक है। ये सारी कॉस्ट जो हैं ये ऐड हो जाएंगी कैश प्राइस पेड के अंदर, जो तुमने अपने वेंडर और सप्लायर को दी थी। अब जो तुम्हारे पास एक्चुअल कॉस्ट आई है, दैट इज बेसिकली अ कॉस्ट ऑफ दैट इक्विपमेंट। अब आप उसको इस्तेमाल करना शुरू सर कर ये दोगे। सारे के सारे तो ऐड होंगे ना उसके अंदर, कॉस्टिंग के जी अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, लेकिन ये ऐड होंगे। ब्रैकेट के अंदर आए थे, किसमें? दो पीडीएफ के अंदर। ब्रैकेट के अंदर आए में? जी सर, ब्रैकेट में लिखे हुए पीडीएफ के अंदर देखें। अच्छा नहीं नहीं, वो ऐड होगा, वो टोटल एडिशनल कॉस्ट इसमें ऐड होगी और टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन आएगी। ठीक है। अच्छा, ये क्लियर टोटल है? कॉस्ट ब्रैकेट नहीं आएगा इसमें? ये बेसिकली ब्रैकेट अक्रम इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये सारी चीजें तुमने पे करनी है। ये पेमेंट है, बेसिकली तुम्हारे पास से पैसा जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये मशीन की कॉस्ट में शामिल होगा, इसलिए ब्रैकेट अच्छा लगा सर, हुआ सही है। ठीक है। सही है सर। लेकिन ये ऐड होगा कैश प्राइस के अंदर। क्लियर है यहां तक? हाँ जी, क्लियर है यहां तक? जी सर। हेलो। तो अब आप लोगों को किसी भी एसिड की कॉस्ट कैलकुलेट करना आ गई। अगर मैं कोई सवाल आप लोगों को देता हूं कि इस एसिड की कॉस्ट कैलकुलेट करो, तो कर लोगे? जी मतलब कोई स्पेसिफिक मेथड होगा या किसी भी मेथड नहीं से कर बेटा, सकते यही हैं? मेथड होगा, यही मेथड होगा जो मैंने अभी सिखाया है आपको। एसिड की जो ओके सर। कॉस्ट कैलकुलेट करनी है ना, उसके अंदर यही मेथड होगा। डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के मेथड डिफरेंट होते हैं। ठीक है। कॉस्ट निकालने का मेथड तो यही होगा ना। अब इसमें से जो जो चीजें तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होंगी, उनके साथ जो ट्रीटमेंट करनी है वो तुम्हें करनी होगी। जो चीज लेस करनी है वो लेस करोगे, जो चीज ऐड करनी है वो चीज ऐड करोगे। क्लियर है यहां तक? जी सर। अच्छा जी। अब आ जाइए पेज नंबर 380 पर। पेज नंबर 380 पर। ठीक है। नीचे दिया हुआ है बहुत अच्छा सा, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जी सर। नजर आ रहा है? यस। दो तरह के एक्सपेंडिचर एसोसिएट होते हैं आपके एसेट से रिलेटेड। एक होता है कैपिटल और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर मैं बात करता हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉट इन एक्सपेंस। ठीक है। इट्स बेसिकली अ कैपिटलाइज कॉस्ट। कैपिटलाइज का मतलब यह है कि उसकी जो ट्रीटमेंट होगी वो एसिड की ट्रीटमेंट होगी। ये वो एक्सपेंडिचर होता है जो किसी भी एसिड की यूजफुल लाइफ को बढ़ा देता है, किसी भी एसिड की जो है वो बेनिफिट्स को इंक्रीज कर देता है। अगर आपको ऐसा कोई एक्सपेंस करना पड़े जिसकी वजह से, जैसे रेनोवेशन है, किसी भी जगह की रेनोवेशन अगर की जाती है तो वो बेसिकली उसकी यूजफुल लाइफ को बढ़ाने के लिए की जाती है, तो वो उसकी कॉस्ट का पार्ट बन जाती है, वो उसकी वैल्यू बढ़ा देती है। यानी फॉर एग्जाम्पल एक खाली प्लाट पड़ा हुआ है, मेरे लिए वो लैंड है, मेरे लिए वो लैंड है,
लेकिन अगर मैं उसके अंदर एक खूबसूरत सी बिल्डिंग बना दूं, उसके ऊपर रेनोवेशन कॉस्ट इनकर्ट करके, तो डेट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ना, जिससे मैंने वैल्यू उसकी एडिशन। यूजफुलनेस, हाँ वैल्यू एडिशन, जिसपे मैंने उसकी यूजफुल लाइफ या उसकी वैल्यू को इनहेंस कर दिया। एक होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन अ डेली बेसिस पर होते हैं, जैसे उसकी रिपेयरेंस करवानी है, ऑर्डिनरी रिपेयर्स हैं, उसकी मेंटेनेंस है, उसकी फ्यूल है। ये एसेट की कॉस्ट या यूजफुल लाइफ को नहीं बढ़ाते, ये बेसिकली रूटीन एक्सपेंसेस होते हैं। इससे एसेट की ना ही यूजफुल लाइफ बढ़ती है और ना ही एसेट की कॉस्ट इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इन सारे एक्सपेंडिचर्स को आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ट्रीट करते हो, और ये एक्सपेंस ही ट्रीट होते हैं। यानी इसको जब आप रिकॉर्ड करोगे तो इसको इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करोगे, लेकिन अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करोगे तो वो एसेट की कॉस्ट का यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे, क्योंकि वो उसकी कॉस्ट को बढ़ा देंगे ना, उसकी वैल्यू को बढ़ा देंगे, इसलिए वो उसमें ऐड हो जाएंगे। क्लियर है यहां तक? हाँ जी। जी सर। जी अकरम, आयशा, फहद, फिजा, हमना, लारिब, महाम। सर एक और बार बता दे। देखो, किसी भी एसिड से जो एसोसिएटेड कॉस्ट होती है ना, जब वो यूजेबल कंडीशन में आ जाता है, यानी अब तुमने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो हो सकता है कि उसके ऊपर दो तरह के तुम्हें एक्सपेंस करने पड़े। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रूटीन बेसिस के एक्सपेंसेस होते हैं, यानी जो भी ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर रहे हो उससे रिलेटेड जो चीजें आप करोगे उस एसेट के साथ, जैसे उसके अंदर पेट्रोल डलवाना है, अगर वो खराब हो गया तो उसकी रिपेयरेंस करवानी है, उसकी मेंटेनेंस करवानी है आफ्टर यूजिंग, यानी यूज करने के बाद, तो दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, यानी उस एसेट से रिलेटेड जो है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हुए हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा एक्सपेंस किया तुमने उसके अंदर, जैसे तुमने उसके अंदर गैस किट लगा दी, जिससे तुम्हें ऐसा फील हो कि इस एसिड की यूजफुल लाइफ बढ़ जाएगी या इस एसिड की यूजफुलनेस बढ़ जाएगी, तो वो कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, और वो एसिड की कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा, यानी उसको एसिड ट्रीट करोगे रादर देन एक्सपेंस। क्लियर है यहां तक? हाँ जी। जी सर। अकरम? जी सर। अच्छा जी। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, यानी जब इनकी अगर फॉर एग्जांपल हम एंट्रीज बनाएंगे तो ये दोनों डेबिट होंगे, राइट? ऐसे ही है? ऐसा ही है ना, दोनों की नेचर ही डेबिट है, एक लेकिन एक सही है। एक्सपेंस है और एक एसेट है, फर्क एक ये है। एक्सपेंस और एक एसेट है, हाँ, दोनों डेबिट ही होंगे। बिल्कुल। तो यहां तक तो हमने ये कहानी सुन ली, एब्जॉर्व कर ली कि किसी भी एसेट को जब लेकर आओगे तो उसको लाने में क्या क्या अखराजात हो सकते हैं, उसको इस्तेमाल करने के बाद क्या क्या अखराजात हो सकते हैं, क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं, इसको हमने डिटेल में अभी देख लिया। यहाँ तक हम सब एक पॉइंट पर हैं? अगर एक पॉइंट पर हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी सर, अभी क्लियर है, ठीक है। अभी क्लियर है, चलें बाकी लोग। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। जी सर। आगे हमारे पास मौजूद है डिप्रिसिएशन, पेज नंबर 381 पर। ठीक है, डिप्रिसिएशन को अब हम डिटेल में देख लेते हैं, इसकी कैलकुलेशन किस तरह से होगी, कौन कौन से मेथड्स यूज होंगे। ठीक है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। टेंजिबल प्लांट एसेट विद द एक्सेप्शन ऑफ लैंड, जिसके अंदर लैंड नहीं आएगा, ठीक है, आर ऑफ यूज टू अ कंपनी फॉर ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर, और जिसको कंपनी लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स के लिए यूज करती है। Depreciation, as the term is used in accounting, is the allocation of the cost of tangible plant asset to expense in the period in which services are received from the asset. Depreciation वो charges हैं, वो cost है जो कि आप किसी भी tangible asset को एक्सपेंस में कन्वर्ट करने के लिए यूज
करते हैं। यानी किसी भी टेंजिबल एसेट की जो सर्विसेज आप अवेल कर रहे होते हैं, उस सर्विसेज को अवेल करने से रिलेटेड जो एक्सपेंस होता है, उस एक्सपेंस को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहा जाता है। यानी किसी भी एसेट की कॉस्ट को एक्सपेंस में ट्रांसफर करने के लिए, किसी भी टेंजिबल एसेट की कॉस्ट को ट्रांसफर करने के लिए जो अकाउंट यूज किया जाता है, उस अकाउंट को बोलते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। क्लियर है यहां तक? जी सर। हाँ जी, बच्चा पार्टी। अच्छा जी, इन जी शॉर्ट सर। द बेसिक पर्पस ऑफ डिप्रिसिएशन इज टू अचीव द मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल तो सबको पता ही है, हमने पहली क्लास में कवर भी कर लिया था कि मैचिंग प्रिंसिपल के अंदर हम अपने रेवेन्यूज को अपने एक्सपेंसेस के साथ मैच करते हुए चलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उस पीरियड का रेवेन्यू तो रिकॉर्ड कर दें, लेकिन उस पीरियड का एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो वो चीज रिकॉर्ड करना हमें जरूरी होता है। ठीक है, अर्लियर इन दिस चैप्टर we describe a delivery of truck as a stream of transportation service to be received over the years, that the truck is owned and used. The truck, the cost of truck initially is debited into an asset account. Initially हमने उस ट्रक को डेबिट अकाउंट से, यानी एसेट को डेबिट अकाउंट से ट्रीट किया था। Because the purchase of this transportation service will benefit many future accounting period. क्योंकि ये जो परचेज है ये हमें मैनी फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड तक बेनिफिट देगी। ऐसा नहीं है कि इसके बेनिफिट हम फौरन ले लें, नहीं, इसके बेनिफिट हमें मैनी फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड तक मिलेंगे, इसलिए इसको हमने एसेट ट्रीट किया है। अगर ये एसेट हमें फौरन बेनिफिट दे देता तो फिर हम इसको एसेट ट्रीट नहीं करते, फिर हम इसको एक्सपेंस ट्रीट करते। यही डेफिनेशन हमने पढ़ी थी एक्सपेंस और एसेट की। ठीक है, क्लियर है यहां तक? जी सर। अच्छा जी, अब अगर हम बात करते हैं नीचे जो प्रोसेस इन्होंने दिया हुआ है, एज दीज सर्विसेज आर रिसीव, हाउएवर द कॉस्ट ऑफ ट्रक ग्रेजुअली इज रिमूव फ्रॉम बैलेंस शीट एंड एलोकेटेड टू एक्सपेंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिप्रिसिएशन। एक डायग्राम इसके अंदर बहुत अच्छी सी दी हुई है कि इनिशियली जब आपने उसको परचेज किया तो आपने उसको एसिड रिकॉर्ड किया, और एसिड जो होता है वो बैलेंस शीट का पार्ट होता है। एसिड जो होता है वो बैलेंस शीट का पार्ट होता है। जैसे जैसे आप उस एसिड के बेनिफिट्स अवेल कर रहे हैं, जैसे जैसे आप उस एसिड से रिलेटेड सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, आप देख रहे हो कि एक एरो जा रहा है नीचे और वो एरो लेकर आ रहा है इनकम स्टेटमेंट के अंदर, जो कि एक्सपेंस शो कर रहा है डिप्रिसिएशन। यानी जो भी बैलेंस शीट से कॉस्ट कम होगी, यानी जो आपके एसिड और प्लांट एंड इक्विपमेंट में से आप लेस करते हो ना अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन, वो बेसिकली वहां से निकलकर इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस के अकाउंट से ऐड हो रहा होता है। यानी एक जगह से लेस हो रहा होता है और दूसरी जगह पे ऐड हो रहा होता है। क्लियर है यहां तक? तो इस डायग्राम का मतलब ये है, इनिशियली आपने जो परचेजिंग करी है वो उसकी कॉस्ट है, जैसे जैसे आप उसकी सर्विसेज अवेल करते जा रहे हो उसकी कॉस्ट बैलेंस शीट से निकलकर इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनती जा रही है। जी ये सर। पूरा एक साइकिल है, पूरा एक प्रोसेस है जो कि फॉलो होता है आपके किसी भी एसेट के एक्वायरिंग में, किसी भी एसेट के यूज के दौरान। ठीक है, द जनरल एंट्री to record depreciation expense consists of debit to depreciation expense and credit to accumulated depreciation. जब आप जनरल एंट्री बनाते हैं डिप्रिसिएशन की तो आप क्या करते हैं? डेबिट करते हैं डिप्रिसिएशन एक्सपेंस को और क्रेडिट करते हैं एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस जाता है बैलेंस इनकम स्टेटमेंट के अंदर और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन जाता है बैलेंस शीट के अंदर। जैसे कि हमने रूल पढ़े थे एडजस्टमेंट के, कि एडजस्टमेंट में दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, एक जाता है इनकम स्टेटमेंट में और दूसरा जाता है बैलेंस शीट के अंदर। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? जी सर।
जी सर। अच्छा जी, द क्रेडिट पोर्शन ऑफ द एंट्री रिमूव फ्रॉम द बैलेंस शीट, remove from the balance sheet that portion of the assets cost estimated to have been used up during the current period. The debit portion of the entry allocate this expired cost to expense. ठीक है, जो डेबिट पोर्शन है उसको आप इनकम स्टेटमेंट में ले जाएंगे और जो क्रेडिट पोर्शन है वो आपके एसेट की कॉस्ट में से लेस हो जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। उसके बाद इन्होंने यहां पर बताया है कि सेपरेट depreciation expense and accumulated depreciation accounts are maintained for different type of depreciable asset. अगर एक से ज्यादा एसेट यूज कर रहे हो और उनका डिप्रिसिएशन निकालोगे तो उनके अकाउंट्स अलग अलग होंगे। ऐसा ना हो कि सारे के सारे एसेट के अकाउंट तुमने सेम कर दिए। क्लियर है यहां तक? हाँ जी। ये सर ये एक दफा पॉइंट दोबारा से बताएं। अगर मैं फर्नीचर यूज कर रहा हूं और मैं जी। प्लांट एंड इक्विपमेंट यूज कर रहा हूं तो ऐसा नहीं करना है कि दोनों एसेट का डेप्रिसिएशन एक ही अकाउंट से शो कर दिया, नहीं। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलग होगा और प्लांट एंड इक्विपमेंट का अलग होगा। ठीक है जी सही है, ठीक है, अकाउंट्स तो अलग है ना। सर वैसे भी तो अलग ही होता है। हाँ, तो वो अलग ही रखना है ना, वही तो बता रहे हैं, अलग वैसे भी होता है लेकिन वो बता रहे हैं कि यही रखना है आपने। ऐसा गलती मत करिएगा कि दोनों को एक साथ कर दें। ठीक है। ठीक है, अकाउंट। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं दिस सेपरेट अकाउंट हेल्प अकाउंटेंट टू मेजर सेपरेटली द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज। यहां तक इसकी कहानी खत्म हो गई। दूसरी चीज, डिप्रिसिएशन इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन। ये जहन में रख लीजिएगा भाई कि ये वैल्यूएशन प्रोसेस नहीं है। अगर कोई बोले कि मैं वैल्यूएशन प्रोसेस परफॉर्म कर रहा हूं तो दिस इज नॉट द वैल्यूएशन प्रोसेस। डिप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ कॉस्ट एलोकेशन। ये बेसिकली कॉस्ट एलोकेशन प्रोसेस है। Accounting records do not attempt to show the current market value of plant asset. आपने कभी देखा है कि किसी बैलेंस शीट के अंदर कोई भी एसेट अपनी करंट मार्केट वैल्यू के साथ शो हो रहा हो? नहीं। ये तो हम हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल से पढ़ चुके हैं कि कोई भी एसेट अपनी एक्चुअल कॉस्ट के साथ बैलेंस शीट के अंदर शो किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसकी मार्केट वैल्यू शो कर दें बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, यानी अभी उसकी क्या वैल्यू है, नहीं। हाँ, ये जरूर होगा कि आप उसकी एक्चुअल कॉस्ट में से ये शो कराओगे कि इसमें से हमने इतना डेप्रिसिएशन लेस किया है, यानी इतना हमने इसको यूटिलाइज कर लिया है। वो उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से पता चल जाएगा कि इसकी कितनी कॉस्ट हम यूज कर चुके हैं। ठीक है, द मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग फॉर एग्जाम्पल मे इंक्रीज ड्यूरिंग सम अकाउंटिंग पीरियड। ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर इंक्रीज हो सकती है, सम अकाउंटिंग पीरियड के बाद, विद इन द बिल्डिंग यूजफुल लाइफ। द रिकॉग्निशन ऑफ डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कंटिन्यूज। सर जी जी सर एसिड के आपने कहा कि हम जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट जो होगी वो शो कराएंगे बैलेंस शीट के अंदर, और उसकी जो बिल्कुल। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी वो सिर्फ एक मंथ की हम शो कराएंगे, फिर टोटल करवा देंगे कि अभी तक कितनी हो चुकी है। टोटल बेटा, लेस तो टोटल होती है ना। पूरी टोटल करेंगे अभी तक, अगर फॉर सपोज कि अगर 1 साल हो चुके तो 1 साल के हम उनको करके दिखाएंगे। बेटा बात यह है कि अगर मैंने एक चीज 5 लाख रुपए की खरीदी है, ठीक है, और उसकी यूजफुल लाइफ है 5 साल, तो उसके 1 साल का डिप्रिसिएशन है 1 लाख, ऐसा ही है ना। ठीक है, तो जी सर। अगर 2 साल में उसको ऑलरेडी यूज कर चुका हूं तो 2 साल की तो कॉस्ट उसकी 2 लाख रुपए का पहले से मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन शो हो रहा होगा ट्रायल बैलेंस के अंदर। 1 लाख की एडजस्टिंग एंट्री में इस ईयर के एंड में कर दूंगा, तो वो 1 लाख उन 2 लाख में ऐड होगा और 3 लाख लेस होगा बैलेंस शीट के अंदर। जी सर सही है। वर्कशीट याद है ना, वर्कशीट में क्या करते थे हम? जी एडजस्टमेंट और ट्रायल बैलेंस को पहले एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते थे और फिर उसको लेकर जाते थे हम बैलेंस शीट के अंदर। तो वही चीज करनी है बेटा। ठीक है, जी सर सही है। अच्छा जी, अब बुक वैल्यू की बात कर लेते हैं। जैसे कि लास्ट जो मैंने असाइनमेंट दिया था, मोस्ट प्रोबेबली अभी तक मुझे किसी ने उसका सोल्यूशन सेंड नहीं किया कि सर हमने सॉल्व कर लिया था। उसके अंदर बुक वैल्यू निकाल ली थी मैंने। बुक वैल्यू कैलकुलेट करना भी वॉइस नोट में बताया था कि बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो उसी बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट इन्होंने यहां पर दिया है कि आज अगर मुझे किसी भी एसिड की बुक वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा।
उसका तरीकेकार बहुत सिंपल सा है। बैलेंस शीट के अंदर जो प्रोसेस परफॉर्म करते हो ना तुम, उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट में से उसकी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को लेस कर देते हो, तो उसके बाद जो कॉस्ट आती है बेसिकली तुम्हारे पास, दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू, कि आज मेरे एसेट की क्या वैल्यू मौजूद है। यानी अगर एक चीज मैंने 5 लाख की परचेज करी थी और 2 लाख के मैं उसके बेनिफिट ले चुका हूं ऑलरेडी, तो उसकी जो बुक वैल्यू होगी वो बेसिकली 3 लाख रुपए होगी। क्लियर है यहां तक? तो किसी भी टाइम पर अगर बुक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो घबराना नहीं है, आपने कॉस्ट में से उसकी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को लेस कर देना है, तो आपके पास उसकी बुक वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है यहां तक? सर वो जो जी डेप्रिसिएशन के अंदर जो लास्ट वाली वो जो हेडिंग थी कॉस्ट वाली, वो उसमें से फिर इस माइनस करेंगे यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, डन। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? यस। किसी को कोई मसले मसाइल, किसी को कोई प्रॉब्लम अगर है तो वो पूछ ले, ताकि मैं आगे बढ़ूं और मेथड्स ऑफ कंप्यूटेशन पर आ जाऊं। जी सर, मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग। मेथड्स ऑफ कंप्यूटेशन पर आ जाऊं। माशाल्लाह 24 लोग हैं आज हमारी क्लास में। ज़हीम, आवाज आ रही है मेरी? ज़हीम बेग, ज़हीम, ज़हीम। मैं सोच रहा हूँ समीर, इन लोगों के साथ ना जिशान आफ्ताब आलम जो करते हैं ना, वो वैसे ही किया जाए इन लोगों के साथ। जी सर। सर ज़ीशान आफ्ताब आलम तो वैसे ही अटेंडेंस लेते हैं, वो तो ऐसे लेते भी नहीं है। हाँ तो जरा बताओ इनको क्या करते हैं वो, जरा इनको बता दो ताकि इनको पता चल जाए कि आगे जाके क्या कहर होने वाला है इनके साथ। सर ज़ीशान आफ्ताब आलम जो है वो जो स्टूडेंट्स कैमरा ऑन नहीं करते उनकी एब्सेंट लगा देते हैं, भले उनकी आवाज़ भी आ रही हो, तो इसलिए कैमरा ऑन करके वो पढ़ाते हैं। सारे और जिसका कैमरा कैंडिडेट्स। ऑन होता है, जी, हाँ, जिसका कैमरा ऑन होता है उसकी अटेंडेंस लगती है, और जिसका कैमरा ऑन नहीं होता है उसकी अटेंडेंस नहीं लगती। और दूसरी चीज भी बता दो कि वो सबको बोलते हैं कि वेल ड्रेस होकर बैठना है, जैसे आप ऑफिस में बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि बाज लोग जो है वो फिर शर्ट उसी वक्त चेंज कर रहे होते हैं, तो ये भी नहीं करना है। हाँ, तो अब यहाँ तो लोग अगर सवाल का जवाब भी नहीं दे रहे तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे भी यही करना चाहिए कि मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊं इन लोगों की। ऐसा सर ही है ना? ज़ीशान आफ्ताब आलम तो 6 सेमेस्टर से 8 सेमेस्टर तक ये करेंगे। हाँ, यही करेंगे वो। ऐसे ही है। तो मैं भी यही करता हूँ फिर, जब एक टीचर कर रहा है तो फिर मैं भी करूंगा, तो क्या मुजायका है? ठीक है सर। ठीक है, चले, मैं जिसका नाम लूंगा ना, जिससे मैं पूछूंगा, अगर मुझे सामने से रिस्पॉन्ड नहीं किया किसी ने या जवाब नहीं दिया, तो मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा उसकी। ठीक है, मेरा रूल ये है, मैं कैमरा ऑन नहीं करवा रहा तुम लोगों से। ओके सर। अच्छा जी, अगर बात करते हैं मेथड्स ऑफ कंप्यूटेशन डिप्रिसिएशन से, तो इन द प्रीसीडिंग चैप्टर्स वी हैव कंप्यूटेड डेप्रिसिएशन ओनली बाय स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन। अभी इससे पहले जितने भी आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए आ रहे हो, आपने स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट किया है। उसमें आपने क्या किया था, उसकी कॉस्ट को आपने डायरेक्ट उसके ऊपर या तो परसेंटेज लगा दी थी, या उसकी सेल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू कॉस्ट में से लेस कर दी थी, और उसकी यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर दिया था। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि यूज होते हैं डिप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैलकुलेट करने के लिए। कंपनीज एक्चुअली में यूज एनी सेवरल ऑफ डिफरेंट डिप्रिसिएशन मेथड्स। Generally accepted accounting principle require only that a depreciation method result in rational and systematic allocation cost over the asset useful life। ये आपको डिसाइड करना होता है कि आप कौन सा डिप्रिसिएशन मेथड यूज करोगे। अगर मैं बात करता हूं स्ट्रेट लाइन मेथड की, स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब ये होता है कि जो आपका डिप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा ना, वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा उसकी यूजफुल लाइफ में। यानी अगर कोई एसिड है और उसकी यूजफुल लाइफ 10 साल है, तो वो जो 10 साल से उसको डिवाइड कर दिया जाएगा, तो इक्वली डिप्रिसिएशन एक्सपेंस 10 साल के अंदर रिकॉर्ड होगा। इसकी मिसाल मैं इस तरह से ले सकता हूं, जैसे अभी हमने बात करी थी कि एक एसिड 5 लाख रुपए का है,
और उसकी यूजफुल लाइफ 10 साल है। तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू उसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के लिए जाऊंगा तो मैं उसकी कॉस्ट को डिवाइड कर दूंगा 10 ईयर से, तो मेरे पास 1 साल का डेप्रिसिएशन 50,000 आ जाएगा, और वो 50,000 हर साल यही डेप्रिसिएशन रहेगा, यानी हर साल डेप्रिसिएशन में चेंज नहीं आएगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल मेथड है जो कि स्ट्रेट लाइन मेथड है, ये फिक्स जिसका होगा। फॉर्म ये फिक्स है कि हर साल इतना ही डिप्रिसिएशन होना है, भले ज्यादा यूज करो या कम यूज करो। ठीक है। अच्छा, एक चीज और इसके अंदर ऐड करता जाऊंगा मैं, बाज औकात हमें सवाल में स्क्रैप वैल्यू या सेल्वेज वैल्यू दी हुई होती है। स्क्रैप वैल्यू यानी जब उसको बेचेंगे तो इतने पैसे हमें मिलेंगे 3 डब्बे वाले से या कूड़ कबाड़ा वालों से, कि अगर उसको आप एज अ वेस्ट भी सेल करोगे तो वो कितने का जाएगा। तो ऐसा भी हो सवाल में आपको स्क्रैप वैल्यू या सेल्वेज वैल्यू दी हुई हो, तो उस टाइम पर आपने क्या आप देख सकते हो पेज नंबर 384 पर स्ट्रेट मेथड का फॉर्मूला लिखा हुआ है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू या सेल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू, 3 नामों से आता है ये, स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू या सेल्वेज वैल्यू। ठीक है, वो कॉस्ट में से लेस होती है और फिर उसकी यूजफुल लाइफ से उसको डिवाइड कर दिया जाता है, तो हमारे पास डिप्रिसिएशन आ जाता है। ये इन तीनों का मतलब एक ही है, ये जो नाम है कोई हाँ, इन डिफरेंस तीनों नहीं? का मतलब थोड़ा एक सा ही नाम है कि एट द एंड जब उसके सारे बेनिफिट्स तुम अवेल कर लोगे, जितना अरसा तुमने सोचा था कि वो तुम्हारे पास चलेगा, अब अगर उसको बेचने के लिए जाओगे तो उसके कितने पैसे मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पर मिसाल दी है कि एक एसिड है जो कि इन्होंने 17,000 का लिया, उसकी जो रेजिडुअल वैल्यू थी ना वो 2,000 थी, उसकी रेजिडुअल सही है। वैल्यू 2,000 2000 थी और यूजफुल लाइफ थी 5 साल के, वो 5 साल चलेगा। तो पहले इन्होंने क्या किया है कि 17,000 की कॉस्ट में से 2,000 रेजिडुअल वैल्यू को लेस किया है और उसकी यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर दिया है, तो उसका डिप्रिसिएशन निकाल लिया इन्होंने। 3000 क्लियर है पर यहाँ ईयर। तक? 3,000 पर ईयर। सर सैलवेज वैल्यू क्या होता है, एक दफा और बताइएगा। सैल्वेज वैल्यू क्या होती है? सैल्वेज वैल्यू इज बेसिकली इन स्क्रैप वैल्यू एंड रेजिडुअल वैल्यू। जब तुम किसी एसिड के एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ या एस्टिमेटेड बेनिफिट अवेल कर लेती हो, जो तुमने सोचा वो होता है कि यार ये 5 साल चलेगा, 5 साल के बाद जब वो एसिड तुम यूज कर चुकी होती हो तो उसको जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो दोगी। ऐसा भी हो सकता है कि 3 डब्बे वाले को दे दो, ऐसा भी हो सकता है कि कूड़े कबाड़ा में चला जाए, एज अ वेस्ट के तौर पे तुम निकालो। तो वो जो वेस्ट के तौर पे तुम निकालोगी उसकी भी तो कोई वैल्यू तुम्हें मिलेगी, कोई पैसे तुम्हें मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल एंड सैल्वेज वैल्यू। ओके सर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी सर। अच्छा जी, नीचे इन्होंने यहाँ पर स्केजुअल भी दे दिया है। सर आप वो बता दें जरा, स्ट्रेट लाइन मेथड में जो आपने बताया था डेप्रिसिएशन वैल्यू एक जैसी रहती है? आप हाँ, हर रिपीट कर साल दीजिए। हर साल जो डेप्रिसिएशन होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, अगर 3,000 है ना एक साल का, तो 5 साल में 3,000 ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी साल डिप्रिसिएशन चेंज हो जाए। ठीक है, क्लियर है यहां तक? जी सर। अच्छा, पेज नंबर 384 पर आपको नीचे एक टेबल दिया हुआ है जो कि इन्होंने 5 साल का डिप्रिसिएशन स्केजुअल बनाया है इस एसेट का। आप देख सकते हो कि इसके अंदर आपके पास ईयर मौजूद है, सर कंप्यूटेशन। जी अकरम। सर ऐसा भी होता है ना कि फॉर सपोज के सर हमारी जो एसिड की जो वैल्यू थी 4 लाख थी, हमने उसमें से 10% माइनस कर दिया, वो 4 लाख हो गया। अब सर जो नेक्स्ट ईयर जो उसका जो वो 10% निकालेंगे वो डिफरेंट नहीं आएगा हमारा, क्योंकि वो उसकी वैल्यू तो कम हो चुकी है लास्ट ईयर में से। वो स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं होता ना बेटा, यही तो बता रहा हूं मैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में एक ही डिप्रिसिएशन रहता है। अगर उसकी 5 लाख वैल्यू है ना, तो मैंने पहले साल कैलकुलेट कर लिया कि पर ईयर 50,000 डिप्रिसिएशन रहेगा। तो अगर 5 साल है ना तो 50,000 ही रहेगा हर साल। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले साल 50 हो जाएगा, क्योंकि बुक वैल्यू पे नहीं लगता डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन कॉस्ट के ऊपर लगता है, जितने का तुमने उसको खरीदा है। ठीक है, जी सर सही। वो दूसरा सर मतलब मेथड है कि वो जिसकी तुम स्ट्रेट बात कर लाइन रहे में हो। बुक वैल्यू नहीं आएगी हमारी। हाँ, स्ट्रेट लाइन में बुक वैल्यू नहीं आएगी। जी सर सही। नीचे टेबल भी देख सकते हो, एक टेबल दिया हुआ ना नीचे पेज नंबर 384 पर।
मैंने शेयर भी किया है पीडीएफ के अंदर। ठीक है, नजर आ रहा है? ये जो फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस रिसाइजल वैल्यू, नहीं, इसके नीचे टेबल देखो ना, टेबल जो दिया हुआ था, फॉलोइंग स्केड्यूल समराइज द फैक्ट, जो डेप्रिसिएशन स्केड्यूल दिया हुआ है। जी सर, ये रहा। हाँ, फर्स्ट ईयर दिया हुआ है 15,000, ठीक है। पहले इन्होंने बुक वैल्यू दी है 17,000 जब आपने इनिशियली परचेस किया था, ठीक है। उसमें से 2,000 रुपए उसकी स्क्रैप वैल्यू है जो कि निकल गई है। तो बेसिकली फर्स्ट ईयर में जो डेप्रिसिएशन लगा है वो 15,000 रुपए लगा है। 3,000 नजर आ रहा है, सेकंड ईयर में भी 3,000 है, थर्ड ईयर में भी 3,000 है, टोटल 15,000 का डेप्रिसिएशन है। एट द एंड जो बुक वैल्यू बची है वो कितनी बची है? 2,000 रुपए। कोने में जो नजर आ रहा होगा बिल्कुल, जी सर, Right. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस देखें वो कांस्टेंट है और एक्यूमुलेटेड बढ़ता जा रहा है और वहां से वो लेस होता जा रहा है बुक वैल्यू से। वहां से वो लेस होता जा रहा है। एट जी द सर, एंड 2,000 एक्यूमुलेटेड जो रुपए। ऐड होता जा रहा है। बिल्कुल, तो बुक ये है वैल्यू में स्टेट लेस हो रहा है, 2000 बच गया। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई एसेट तुम ड्यूरिंग द ईयर परचेस करो, यानी जून में परचेस कर रहे हो, उस वक्त क्या करोगे? तो सर जिस मंथ में उसकी परचेजिंग हुई है उसके आगे से हम उसकी जो डेप्रिसिएशन को जो है वो कैलकुलेट करेंगे। और यानी सपोज कि पहले, अगर हमने हाँ जुलाई हाँ, में बोलो को बोलो। परचेजिंग की है तो फिर वो उससे वो रेस्ट ऑफ द ईयर में जो अगर 6 महीने रहता है तो फिर वो 6 महीने की कॉस्टिंग वो रिकॉर्ड करेंगे बस। इसके लिए भी स्केड्यूल देखो, पेज नंबर 385 पर नीचे दिया हुआ है, वो भी देख लीजिए। ये हाफ ईयर कन्वेंशन है। 385 पर नीचे देखो, हाफ ईयर हाफ ईयर कन्वेंशन, कन्वेंशन। जी, यानी फर्स्ट ईयर में आपने 6 महीने का रिकॉर्ड किया है, फिर सेकंड ईयर पूरा, थर्ड ईयर पूरा, फोर्थ ईयर पूरा, फिफ्थ ईयर पूरा, सिक्स वाले ईयर का हाफ ईयर जो है वो आ गया है। ये अगर फॉर एग्जांपल आप बीच में एसेट जो है वो परचेस कर लेते हो तो फिर उसका पहले बिल्कुल, हाफ का मिडिल, करोगे, फिर आगे से एनुअल। बिल्कुल बिल्कुल, मिडिल ऑफ द काउंटिंग पीरियड अगर कोई चीज परचेस की जाती है तो उसका डिप्रिसिएशन इस तरह से कैलकुलेट होता है। ठीक है सर। क्लियर है यहाँ तक? किसी को यस, कोई इसमें मसले भी वही मसाइल? एंड में 2000 ही बन रहा है एंड में 2,000 ही बनेगा, तो वही। और शुरू में बस ये था कि 1500 हो गया, फिर उसके बाद 3,000 और ये एंड में फिर 1500 हो गया। एंड में फिर 1500 हो गया। हाँ ना, तो जाहिर सी बात है 1,500 पहले चला गया तो फिर 1,500 ही बचा होगा ना 6 महीने का। अच्छा, वो फिर हमने एंड में उसको ट्रीट कर लिया, सही है। यस, एंड में आपने उसको ट्रीट कर लिया। ओके, डन। डन हो गया। किसी यस। को कोई मसले मसाइल? आज मैं सिर्फ यहीं तक ही रख रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड और एसेट की कॉस्ट से रिलेटेड। अब जो मैं सवालात आप लोगों को दूंगा वो दूंगा एसेट की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है और स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा। बाकी सारे मेथड्स मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा आप लोगों को। अभी स्ट्रेट लाइन मेथड का हम असाइनमेंट कर लेंगे। हाँ, सही। स्ट्रेट लाइन मेथड और एसेट की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है सर। ठीक है। अरे सना, सना आवाज आ रही है? जी सर। इतनी जल्दी आ गई तुम? सर लाइट नहीं थी। ओहो, चलो मैंने रिकॉर्डिंग करी है, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, सही है। जी सर, वो मैं देख लूंगी। चलें, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाकी सारे इंशाल्लाह। मेथड्स हम पढ़ेंगे डिप्रिसिएशन के। उम्मीद करता हूँ कि आज जो चीजें पढ़ाई गई हैं आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। सर अटेंडेंस लगा लूं मैं 1 मिनट? अटेंडेंस मैंने ले ली है समीर, तस्वीर खींच ली मैंने। ले ली सर। ओके सर, थैंक यू। चलो ओके बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।